भारत हमेशा से एक आप कह सकते हैं कि एक कृषि प्रधान देश रहा है। बिल्कुल। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, समाज, सब कुछ जमीन से ही जुड़ा था। लेकिन फिर 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। हाँ, टैक्स वसूलने का अधिकार, तो उन्होंने भारत की जमीन को एक एक प्रयोगशाला की तरह देखना शुरू कर दिया। उनका मकसद सिर्फ एक था, पैसा। ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे भी करके जमीन से निकाला जाए। और इसी एक मकसद के लिए उन्होंने अगले 100 सालों में इतने प्रयोग किए जिनकी वजह से भारत के गांवों की पूरी तस्वीर ही बदल गई। हाँ, वो एक सिस्टम लाते, वो फेल होता तो दूसरा ले आते, लेकिन हर प्रयोग की कीमत वो यहाँ के किसान चुका रहे थे। तो आज हम इन्हीं लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को जरा कुरेद कर देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बताते हैं कि ये नीतियां सिर्फ टैक्स वसूलने के तरीके नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के समाज को कंट्रोल करने का एक जरिया थी। तो हमारा लक्ष्य ये समझना है कि ये सिस्टम क्या थे और कैसे इन्होंने भारतीय किसान की कमर तोड़ दी। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है वॉरेन हेस्टिंग्स के दौर से। 1770 का दशक है। बंगाल एक भयानक अकाल से अभी-अभी निकला है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं। हाँ, और कंपनी के अपने ही कर्मचारी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हैं। कंपनी को पैसा चाहिए, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इसी केओस के बीच हेस्टिंग 1772 में एक आइडिया लेकर आए जिसे इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम कहा गया। इजारेदारी? हाँ, आइडिया बहुत सीधा था। जो भी किसी इलाके से सबसे ज्यादा लगान वसूल कर देने की बोली लगाएगा, उसे 5 साल के लिए उस इलाके का ठेका दे दिया जाएगा। सीधी सीधी नीलामी। मुझे तो ये सिस्टम सुनने में ही भ्रष्टाचार के लिए बना हुआ लगता है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो पैसा निकालने के लिए तो किसी भी हद तक जाएगा ना। बिल्कुल। और उन्हें अंदाजा तो था, लेकिन उनकी मजबूरी भी थी। अकाल के बाद खजाना खाली था और उन्हें तुरंत पैसा चाहिए था। तो ये एक शॉर्ट टर्म समाधान था। हाँ, उन्होंने सोचा नीलामी से फटाफट राजस्व मिलेगा, लेकिन वो इसके लॉन्ग टर्म असर को समझ ही नहीं पाए। शुरुआत में ठेका 5 साल का था, लेकिन जब ये सिस्टम पूरी तरह फेल होने लगा तो बदल दिया। हाँ, 1777 में इसे सालाना कर दिया गया, लेकिन इससे कुछ बदला नहीं। और इसका किसानों और पुराने जमींदारों पर क्या असर हुआ होगा? असर बहुत ही विनाशकारी था। ठेकेदारों का जमीन से या किसानों के भले से कोई लेना देना नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था, अपनी लागत निकालकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो शोषण और बढ़ गया। भयानक शोषण हुआ। और जो पुश्तैनी जमींदार थे, जो पीढ़ियों से अपनी जमीन से जुड़े थे, वो ऊंची बोली नहीं लगा पाए और रातों रात अपनी जमीनों से बेदखल हो गए। तो मतलब खेती बर्बाद, किसान बर्बाद और भ्रष्टाचार चरम पर। कंपनी को भी फायदा नहीं हुआ होगा फिर तो। बिल्कुल नहीं। ठेकेदार किसानों से मनमाना पैसा वसूलते, लेकिन कंपनी के खजाने तक उसका बहुत छोटा हिस्सा ही पहुंचता। तो नतीजा ये हुआ कि हेस्टिंग्स का ये पहला दांव, ये नीलामी वाला सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। तो इस पहले फेलियर से कंपनी ने क्या सबक सीखा? उन्हें समझ आया होगा कि सिर्फ सबसे ऊंची बोली लगाने वाला ठेकेदार भरोसेमंद नहीं होता। सही पकड़ा। उन्हें समझ आया कि उन्हें एक ऐसा वर्ग चाहिए जो भरोसेमंद भी हो और जिसके हित कंपनी के हितों से जुड़े हों। एक वफादार वर्ग। हाँ, एक ऐसा वर्ग जो हमेशा कंपनी का वफादार रहे। और यहीं से लॉर्ड कॉर्नवालिस के दिमाग में एक नया और ज्यादा स्थायी आइडिया आया, 1793 का स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। जी। स्थायी यानी परमानेंट। इसका मतलब इसमें कुछ हमेशा के लिए तय कर दिया गया था। हाँ, 2 चीजें हमेशा के लिए तय कर दी गई। पहली, जमींदार को अब आधिकारिक तौर पर जमीन का मालिक बना दिया गया। अच्छा, मतलब किसान अब मालिक नहीं रहा? नहीं, किसान जो सदियों से उस जमीन पर खेती कर रहा था, वो अब सिर्फ एक किराएदार बन गया। और दूसरी चीज जो स्थायी की गई वो थी लगान की रकम। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। कंपनी ने तय कर दिया कि वो जमींदार से हर साल एक तय रकम लेगी। और जमींदार को क्या मिलता था? नियम ये था कि जमींदार किसानों से जो भी लगान वसूलेगा, उसका 10-11 हिस्सा कंपनी को देगा और 1/11 हिस्सा अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखेगा। लेकिन इस सिस्टम के साथ एक बहुत ही क्रूर कानून जुड़ा था, सूर्यास्त का कानून। हाँ, सनसेट क्लॉज। ये क्या था? इसका मतलब था कि अगर किसी जमींदार ने तय तारीख को सूर्यास्त होने तक लगान की किश्त जमा नहीं की, तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। ओह, कोई सुनवाई नहीं, कोई रियायत नहीं? कुछ नहीं। चाहे बाढ़ आई हो या सूखा पड़ा हो, पैसा देना ही है। ये तो बहुत सख्त था। पर मेरा एक सवाल है,
कंपनी ने हमेशा के लिए लगान क्यों तय कर दिया? क्या उन्हें ये नहीं लगा कि भविष्य में जब पैदावार बढ़ेगी या महंगाई बढ़ेगी तो उन्हें नुकसान होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह थी। एक, वो ब्रिटेन जैसा एक जमींदार वर्ग भारत में बनाना चाहते थे जो अमीर हों, कंपनी का वफादार हों। और जरूरत पड़ने पर कंपनी का साथ दे। बिल्कुल। और दूसरा, उन्हें लगा कि अगर जमींदार की आमदनी बढ़ेगी तो वो उस पैसे को जमीन सुधारने में लगाएगा, जिससे पैदावार बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लगान की दर शुरू में ही इतनी ज्यादा रखी गई थी कि ज्यादातर पुराने जमींदार उसे चुका ही नहीं पाए। और सूर्यास्त कानून की वजह से उनकी जमींदारियां नीलाम हो गई। हाँ, और उनकी जगह कौन आया? शहर के व्यापारी, साहूकार और दूसरे अमीर लोग। ये थे अनुपस्थित जमींदार, यानी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, जिन्हें गांव या किसानों की हालत से कोई मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं था। वो कलकत्ता में बैठकर मजे करते थे। और इसी से उपसामंतीकरण यानी सब इन्फ्यूडेशन की भी शुरुआत हुई है ना? हाँ, ये एक और भयानक नतीजा था। बड़े जमींदार ने अपनी जमीन को आगे छोटे पट्टेदारों को किराए पर दे दिया, उन्होंने आगे और छोटों को। तो इससे बिचौलियों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई। बिल्कुल, हर कोई अपना कमीशन खाता और सारा बोझ आखिर में उस किसान पर पड़ता जो असली में खेत में मेहनत कर रहा था। और ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा समेत ब्रिटिश भारत के करीब 19% हिस्से पर लागू थी। जी। कमाल है, मतलब एक सिस्टम में उन्होंने जमींदारों को इतना पावरफुल बना दिया और वो बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन भारत तो बहुत बड़ा था, क्या उन्होंने दूसरे इलाकों में भी यही गलती दोहराई? नहीं, जमींदारी सिस्टम की खामियों को देखते हुए उन्होंने दक्षिण और पश्चिम भारत में एक बिल्कुल कह सकते हैं कि उल्टा एक्सपेरिमेंट किया। उल्टा? हाँ, यहाँ उन्होंने बिचौलियों यानी जमींदारों को पूरी तरह से हटा ही दिया। एक मिनट, अगर जमींदारी सिस्टम इतना खराब था तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसानों से डील करना तो बेहतर ही होना चाहिए था। कागज पर तो ये ज्यादा इंसाफ वाला सिस्टम लगता है ना? बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। कागज पर ये एकदम सही लगता था, रैयत यानी किसान, उसे ही जमीन का मालिक बनाया गया और सरकार सीधे उसी से लगान वसूलती थी, कोई बिचौलिया नहीं। तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम काम कैसे करता था? मतलब सरकार लाखों किसानों से सीधे कैसे डील करती थी? ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर रहा होगा। ये था, इसे कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने 1792 के आसपास मद्रास में शुरू किया और 1820 तक ये पूरे मद्रास, बंबई, असम, मतलब ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से, लगभग 51% भूभाग पर लागू हो गया। अच्छा। सरकार हर खेत का सर्वे करती और उसकी उपज के आधार पर लगान तय कर देती, जो सीधे किसान को चुकाना होता था। फिर इसमें गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ इसकी आत्मा में थी। जमींदारी व्यवस्था में सरकार को जमींदार से पैसा लेना था। यहां सरकार खुद ही सबसे बड़ी जमींदार बन गई। और एक सरकार जब जमींदार बनती है तो वो किसी भी जमींदार से ज्यादा क्रूर और बेरहम हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या थी लगान की दर। बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा, कहीं-कहीं तो कुल उपज का 50% तक। और ये स्थायी नहीं थी, सरकार इसे हर 20-30 साल में बढ़ा सकती थी। इसका कोई सबूत भी है कि ये सिस्टम कितना क्रूर था? इसका एक भयानक सबूत मिलता है 1855 की मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट से। टॉर्चर कमीशन? हाँ, ये एक ऑफिशियल दस्तावेज था जिसमें दर्ज था कि लगान वसूलने के लिए सरकारी अधिकारी किसानों को कैसे-कैसे टॉर्चर करते थे। ये पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक सरकार अपनी ही प्रजा पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकती थी, सिर्फ टैक्स के लिए। और लगान भी नकद में देना पड़ता था। हाँ, और यही किसानों के लिए फांसी का फंदा बन गया। फसल हो या ना हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए, उन्हें तय तारीख पर नकद पैसा जमा करना ही था। और वो पैसा आता था साहूकार से। बिल्कुल। और एक बार जो किसान साहूकार के कर्ज के जाल में फंसा, वो अपनी जमीन गंवा बैठता था। तो जिस सिस्टम को किसान को मालिक बनाने के लिए लाया गया था, उसी ने किसान को भूमिहीन मजदूर बना दिया। मतलब एक तरफ जमींदार, दूसरी तरफ सीधी सरकार। ऐसा लगता है जैसे वो भारत के अलग-अलग हिस्सों में दो बिल्कुल उल्टे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता भी था? हाँ, एक तीसरा रास्ता भी निकाला गया। ये उत्तर भारत के कुछ हिस्सों, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुआ। इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। महालवाड़ी, महाल का क्या मतलब है? महल का मतलब था एक गांव या गांवों का समूह। इस सिस्टम का आइडिया 1822 में होल्ट मैकेंजी ने दिया था। अच्छा। यहाँ सरकार ने ना तो किसी एक जमींदार से समझौता किया, न ही किसी एक किसान से, बल्कि समझौता पूरे गांव यानी महाल के साथ किया गया। ये दिलचस्प है। तो फिर पूरे गांव की तरफ से पैसा कौन जमा करता था? गांव का मुखिया
जिसे लंबरदार कहते थे, उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो सबसे लगान इकट्ठा करे और सरकार को जमा करे। जमीन पर सैद्धांतिक रूप से पूरे गांव का साझा हक माना जाता था। तो उन्होंने भारत की पुरानी परंपरा का इस्तेमाल करने की कोशिश की? हाँ, लेकिन अपने फायदे के लिए। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी थी लगान तय करने का तरीका। वो बहुत अवैज्ञानिक था। मतलब अंदाजे पर आधारित। बिल्कुल। अधिकारी बस अंदाजा लगा लेते थे कि एक गांव कितनी उपज पैदा कर सकता है और उसी आधार पर एक भारी भरकम लगान पूरे गांव पर थोप देते थे। कितना होता था ये लगान? शुरुआत में तो ये लगान जमीन के किराए का 66% तक था। बाद में डलहौजी ने इसे 50% किया, पर वो भी बहुत ज्यादा था। तो अगर गांव मिलकर लगान न चुका पाए तो पूरे के पूरे गांव की जमीनें बिक जाती थी। इसने गांव की सदियों पुरानी एकता को तोड़ने का काम किया। लंबरदार, जो पहले गांव का मुखिया होता था, वो अब सरकार का एजेंट बन गया, और भ्रष्टाचार तो था ही। तो इस सिस्टम ने भी किसानों को बर्बादी किया। हाँ। तो हमने 3 अलग-अलग सिस्टम देखे, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तीनों के तरीके अलग थे, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इन सबका भारतीय ग्रामीण समाज पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ा? अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। अंग्रेजों ने सिर्फ लगान नहीं वसूला, उन्होंने भारत की जमीन की आत्मा ही बदल दी। जमीन की आत्मा? हाँ, सदियों से जमीन एक माँ की तरह थी, जो गुजारा देती थी। पहली बार वो एक बिकाऊ चीज बन गई, एक कमोडिटी। उसे खरीदा बेचा और गिरवी रखा जा सकता था। और यही वो सबसे बड़ा बदलाव था जिसने गांव के पूरे ताने बाने को तोड़ दिया। बिल्कुल। जैसे ही जमीन बिकाऊ हुई, समाज 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ मुट्ठी भर जमींदार और साहूकार, और दूसरी तरफ करोड़ों भूमिहीन किसान और खेतीहर मजदूर। हाँ, जो अपनी जमीन पर गुलाम बन गए। गांव के कारीगर जैसे कुम्हार, लोहार, बुनकर, वो भी बर्बाद हो गए, क्योंकि जब किसान ही कंगाल हो गया तो उनसे सामान कौन खरीदता। और हर सिस्टम में साहूकार की ताकत बढ़ती चली गई। हर सिस्टम में, क्योंकि लगान नकद में चुकाने की मजबूरी ने किसान को साहूकार के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसी वजह से किसानों को पारंपरिक अनाज की खेती छोड़कर नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर होना पड़ा, ताकि उन्हें नकद पैसा मिल सके। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में अनाज की कमी होने लगी और अकाल और भी भयानक हो गए। तो इन सारी नीतियों ने मिलके एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी होगी। यकीनन ग्रामीण भारत में इतना असंतोष, इतनी गरीबी और इतना गुस्सा भर गया कि वो 1857 के विद्रोह जैसे बड़े तूफानों की वजह बना। तो हमने देखा कि चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महालवाड़ी, नाम कोई भी हो, हर नीति के पीछे अंग्रेजों का एक ही मकसद था, भारत के संसाधनों को निचोड़ना। बिल्कुल, तरीके अलग थे, लेकिन किसानों पर उनका असर लगभग एक जैसा ही विनाशकारी रहा। और ये नीतियां सिर्फ आर्थिक नहीं थीं। नहीं, इन्होंने भारत के ग्रामीण समाज की पूरी संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। पुराने सामाजिक रिश्ते टूट गए और उनकी जगह नए सामाजिक आर्थिक वर्ग बन गए, जिनका असर आजादी के बाद भी लंबे समय तक महसूस किया जाता रहा। इन नीतियों ने सिर्फ जमीन से लगान ही नहीं वसूला, बल्कि भारतीय ग्रामीण समाज के पूरे ताने बाने को ही बदल कर रख दिया। सोचने वाली बात यह है कि जमीन से जुड़ा वो जो रिश्ता बदला, क्या उसका असर आज भी हमारे गांव में, हमारी सोच में कहीं ना कहीं जिंदा है?